हैप्पी न्यू ईयर की जगह स्केरी न्यू ईयर। घड़ी टिक टिक कर रही है, बहुत हमारे पास समय नहीं है। 2030 तक 45% एमिशंस जितने हैं उनको कम करना है। कार्बन एमिशन रिडक्शन छोड़ दीजिए, कार्बन एमिशन साल दर साल बढ़ रहे हैं। वो लिमिट हमने 2024 में ही पार कर दी है। 1.54 पर हम आ चुके हैं। हमारी स्पीशीज ने अपनी आबादी बढ़ा बढ़ा के और भोग भोग के सब कुछ बर्बाद कर डाला। एक ही तरीका है, जैसे आपने समझा वैसे ही कोई और समझ पाएगा। तर समाधान है जो मुझे दिख रहा है, आपको पूरी जान लगा के लोगों को गीता में लाना पड़ेगा कि आपकी संस्था इस वक्त दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रही है और शायद हम अकेले हैं जो उस काम को उस तरह से कर रहे हैं कि सफलता मिल रही है, लेकिन ये जरूरी काम बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है। इट्स अस वर्सेस द वर्ल्ड। ये लोग तो हैप्पी न्यू ईयर कराने आए हैं सब। स्केरी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर की जगह। कारण कोई इधर 1, 2, 10 साल के भीतर नहीं बैठा हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा कारण है और उसकी चोट शताब्दियों तक जानी है। कोई घाव ऐसा होता है जो भर जाता है साल में, 4 साल में, तो हम नहीं कहते कि बहुत खतरनाक चोट लग गई है, पर ऐसा एक रोग लगा है जिसका उपचार 100,000 सालों में, तो कहते हैं सेंटिलिनियल और मिलेनियल टाइम स्केल्स, उनमें भी संभव नहीं होने वाला। और घड़ी टिक टिक कर रही है, बहुत हमारे पास समय नहीं है। इसलिए मैंने कहा बहुत सोच समझ के, जिम्मेदारी के साथ, कि ये सबसे खतरनाक नववर्ष है मानव इतिहास का आज तक का। देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसमें बीच बीच में कुछ बातें बताऊंगा जो सूचना जैसी हैं, उसको ले लीजिएगा, उसी से बात पूरी समझ में आएगी। तो उसके तहत हर साल लोग मिलते हैं, जैसे अभी मिले थे ना बाकू में, सारे देश वहां पर बैठक करते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। तो जो 15वीं COP हुई थी पेरिस में, वहां पेरिस समझौता हुआ। पेरिस समझौता। और पेरिस समझौते ने कहा 2015 में कि जितना अभी कार्बन एमिशन का स्तर है, इसको 45% घटाना होगा 2030 तक और नेट जीरो पर आना होगा 2050 तक। क्यों आना होगा? ये आंकड़े क्यों निर्धारित करे गए? इसलिए निर्धारित करे गए ताकि किसी भी तरीके से जो तापमान में वृद्धि है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रोका जा सके। ये उद्देश्य था। कहा कि 1.5 डिग्री हम चाहते हैं, पर 1.5 डिग्री न भी हो पाए तो 2 डिग्री से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर राइज। ये हमने 2015 में समझौता करा था। 195 देश मिलकर बैठे थे और सबको ये बात समझ में आई थी कि 2 डिग्री पर इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्य था टेम्परेचर राइज को रोकना। 1.5 डिग्री का लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसके लिए
जो रास्ता सुझाया गया वो ये था कि 2030 तक अपनी एमिशंस को लगभग आधा कर दो और 2050 तक नेट जीरो पर आ जाओ। नेट जीरो क्या होता है कि जितना एमिट कर रहे हो उतना प्राकृतिक रूप से इकोसिस्टम्स एब्जॉर्ब भी कर लें। तो कुल मिलाकर के ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा वातावरण में जरा भी कार्बन एडिशन न हो, ये नेट जीरो है। तो कहा गया कि नेट जीरो 2050 तक हो जाए और 2030 तक लगभग 45% आप कम कर दो। तो इसके लिए सब देशों ने मिल बैठ करके बड़ी लंबी चौड़ी नेगोशिएशंस खींचतान के बाद एनडीसीज अपने अपने लिए निर्धारित करे। एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। हर देश ने अपने लिए लक्ष्य बनाया कि मैं अपना अपना एमिशन इतना इतना कम करूंगा, और वो लक्ष्य सबके अलग अलग थे क्योंकि सब देशों की आर्थिक पृष्ठभूमि दूसरी होती है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के एमिशन ज्यादा हैं जैसे भारत के, पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। तो उसमें ये सब भी हुआ कि जो विकसित देश हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा एमिशंस करे हैं वो विकासशील देशों को पैसे भी देंगे, आर्थिक सहायता देंगे ताकि वो अपने एमिशंस कट कर सकें। बहुत तरह की उसमें बातें हुई, पर उन सारी बातों का जो सार था वो ये था कि 2030 तक 45% एमिशंस जितने हैं उनको कम करना है। अच्छा, तो और वो एमिशंस कम होते रहे, उस पर प्रगति होती रहे, उसके लिए कहा हर साल मिलेंगे, और वो सीओपी होता है हर साल। और हर 5 साल में जो आपने अपने लिए टारगेट बनाए हैं उनको आपने कितना पाया, उसके हिसाब से अगले 5 साल के बनाए जाएंगे। फिर से वैश्विक स्तर पर सभी देश अपने अपने टारगेट एमिशंस का स्तर निर्धारित करने जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि हम 2030 तक 45% कम करेंगे। खुशी मनाई थी, मिठाई बटी थी। तो बताइए हम कहां तक पहुंचे होंगे? हमें 45% कम करने थे, और जो अभी हमारा कर्व है, जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है, वो क्या बोल रही है? हमने कितना कम करा है या क्या करा है? हमने ये करा है कि जो दुनिया भर के सारे देशों ने अपने लिए एनडीसी रखे हैं, अगर उनको आप 100% 100% भी पालो तो एमिशंस में बस 2% की कमी आने वाली है। ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो है। अभी ये नहीं है कि आपने जो टारगेट बनाया वो अचीव नहीं हो रहा है। पेरिस एग्रीमेंट ने बोल दिया कि इतना करना है 2030 तक। अच्छा, इतना तो करना है, वो तो एक एग्रीगेट फिगर है ना। अब उस एग्रीगेट फिगर को सब देशों ने आपस में बांटा, 194 देश और 195 यूरोपियन यूनियन, इन्होंने आपस में बांटा, इतना 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 करना है। उन्होंने अपने अपने लिए लक्ष्य बनाए। ये जो लक्ष्य बनाए गए हैं इनको अगर पूरा भी हासिल कर लिया जाए तो जो एमिशंस हैं उनमें बस 2.6% की कमी आने वाली है। अगर पूरा भी हासिल कर लिया जाए तो। और आपको क्या लगता है कितना हासिल किया जा रहा होगा? जिन्होंने जितने लक्ष्य बनाए हैं, ज्यादातर देश अपने लक्ष्यों का आधा भी नहीं हासिल कर रहे हैं। और जब हम प्रतिशत लेते हैं टारगेट कंप्लीशन का, तो उसमें जो देश सबसे पीछे हैं उनमें भारत का भी नाम है। यह अलग बात है कि आपने अपने लिए जो बनाया है लक्ष्य, टारगेट, एनडीसी, आप उसको अगर पा भी लो तो कुल मिलाकर के कितनी कमी कर पाओगे? 2% की। करनी कितने की थी? 45% की कमी करनी थी। और आप अगर अपने द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य पूरी तरह भी पालो कार्बन रिडक्शन का, अगर पा भी लो तो भी कितनी कर पाओगे? 2%। और हम ये 2% भी नहीं कर पा रहे हैं। तथ्य यह है कि कार्बन एमिशन रिडक्शन छोड़ दीजिए, कार्बन एमिशन साल दर साल बढ़ रहे हैं।
और उन्हें कितनी तेजी से कम करने की जरूरत है ये इसी से समझ लीजिए कि हमने कहा था कि 2030 में हमको उनको लगभग आधा कर देना है। हम एक इमरजेंसी पर खड़े हैं, ये बात हमें 2015 में ही पता थी। 2015 में हमने कहा 2030 तक आधा करो और 2050 तक नेट जीरो करो। पहली बेईमानी यह करी कि वहां एग्रीमेंट तो हो गया, वहां से वापस आ गए। उसके बाद हर देश ने जब अपने अपने लिए अलग अलग लक्ष्य बनाए तो उन लक्ष्यों में ही बेईमानी कर दी। वो लक्ष्य ही ऐसे थे कि उनको पूरा पालो तो भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, और उसके बाद वो जो बनाए भी थोड़े बहुत, उनको भी दूर दूर तक पाने के कोई आसार नहीं है। कार्बन एमिशन हमें इतनी तेजी से कम करने हैं, थोड़ा सा कम तेजी से भी कम करोगे तो भी कुछ बहुत भयावह घटने वाला है। हमें इतनी तेजी से कम करने हैं, अगर आप इतनी तेजी से भी कम करोगे, जो डिक्रीज है उसका जो स्लोप है, ढलान है, वो थोड़ा भी कम होगा तो भी एक तरह की प्रलय है। और यहां तो ये छोड़ो कि कितनी तेजी से कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। आप अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज का कर्व देखेंगे तो वो है इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। न सिर्फ बढ़ रहा है, हमें कम करना, न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि एक्सिलरेट कर रहा है। बढ़ तो रहा है, ये बढ़ने की दर भी बढ़ रही है। हम यहां पर खड़े हुए हैं। क्यों पेरिस एग्रीमेंट ने कहा कि 1.5 डिग्री पर रोक देना भाई? क्यों कहा? क्योंकि 1.5 डिग्री पर कुछ बहुत खास है जो शुरू हो जाता है 1.5 से 2 डिग्री के बीच में। वैसे ये तो पता होगा ना कि 1.5 डिग्री का जो लक्ष्य हमने लॉन्ग टर्म निर्धारित करा था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को हमेशा के लिए 1.5 डिग्री पर रोक देना चाहते हैं 2050, और 2050 के बाद भी वो 1.5 डिग्री सन 2024 में ही हमने तोड़ दिया। ये खुशखबरी तो मिली होगी कि नहीं मिली है? हमने कहा था कि 1.5 डिग्री वो अधिकतम राइज है जिसके बाद टर्म यूज होती है लिवेबल प्लैनेट बचेगा। 1.5 डिग्री के बाद प्लैनेट लिवेबल नहीं रह जाएगा। किस वजह से नहीं रह जाएगा उस कारण पर अभी आ जाएंगे। पर वो जो हमने अपने लिए लॉन्ग टर्म एक लिमिट निर्धारित करी थी 1.5 डिग्री की, वो लिमिट हमने 2024 में ही पार कर दी है। 1.54 पर हम आ चुके हैं। बस इतनी सी बात है कि अभी उसको फॉर्मली एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये डेटा 1-2 सालों का है, 2023-2024। उसको फॉर्मली एक्नॉलेज करा जाता है, इस क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड लिए जाते हैं। तो 10 साल 20 साल तक जब देखा जाएगा कि लगातार 1.5 डिग्री से ऊपर है, तब जाकर के उसको आधिकारिक ऑफिशियल स्वीकृति मिलेगी कि हाँ माना कि 1.5 डिग्री पर वो हो चुका है। ये सबको स्पष्ट था कि 1.5 डिग्री पर कुछ बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। एक टिपिंग पॉइंट है 1.5 डिग्री। क्या होता है ऐसा? अच्छा, मैं पूछूं क्या होता है ऐसा उससे पहले ये तो स्पष्ट है ना कि 1.5 डिग्री वाली बात अब बहुत पीछे छूट गई। अब हम उसको रोक नहीं सकते, वो छूट गया। पेरिस में हमने अपने साथ मजाक करा था। पेरिस में हमने कहा 2030 तक हमें 45% एमिशन कम करने और 2050 तक हमें नेट जीरो पर आ जाना है। वो हमने मजाक करा था अपने साथ। कम करना तो छोड़ो, हमने और बढ़ा दिया है। ये स्पष्ट हो रहा है। क्या होता है 1.5 डिग्री पर? 1.5 से 2 डिग्री के बीच में फीडबैक साइकिल्स सक्रिय हो जाते हैं, जिसके बाद अब आपके हाथ में नहीं रह जाता किसी भी तरीके से तापमान वृद्धि को रोकना। अब आप नहीं रोक सकते। मीटरोलॉजी एग्जैक्ट साइंस नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल 1.5 पर होगा या 1.62 पर होता है, या कुछ साइकिल्स होते हैं जो 1.5 डिग्री पर सक्रिय होते हैं, कुछ 1.8 पर होते हैं। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सारे साइकिल्स, मैं भी आपसे उनकी बात करूंगा,
ये सारे साइकिल्स 1.5 से 2 डिग्री के बीच में सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं, और ये साइकिल्स म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग भी होते हैं। मतलब एक साइकिल शुरू हुआ तो उसके शुरू होने की वजह से ही दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। कैसे होते हैं ये साइकिल्स, समझेंगे। इनमें से एक दो ऐसे हैं जिनकी मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूं, तो आपको पता है। कुछ और आपको नए नए आज सुनाऊंगा नववर्ष की खुशी में। तो सबसे पहले तो जो आइस है, आर्कटिक आइस हो गई, ग्लेशियल आइस हो गई, उससे संबंधित। तो बर्फ सफेद रंग की होती है ना? तो उस पर जब धूप पड़ती है, रेडिएशन पड़ता है, तो क्या करेगी उसको? वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। रिफ्लेक्ट बैक कर देती है तो हीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना? तो ये काम बर्फ करती थी, पर तापमान वृद्धि के कारण बर्फ रही है पिघल। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ के नीचे से क्या एक्सपोज हो जाता है? पत्थर या सेडिमेंट्स, या कभी कभी मिट्टी, सॉइल। ये किस रंग के होते हैं? ये गाढ़े रंग के होते हैं। जब ये गाढ़े रंग के होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? गर्म। जब ये गर्म हो जाएंगे तो इनके ऊपर जो बर्फ है या इनके बगल में जो बर्फ है वो और ज्यादा, जब और ज्यादा बर्फ पिघलेगी तो और ज्यादा ये जो रॉकी मैटर है डार्क, ये और ज्यादा एक्सपोज होगा। जब ये और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो और बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो और एक्सपोज होगा, और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो और बर्फ पिघलेगी। अब आप इसको नहीं रोक सकते, अब आप इसको नहीं रोक सकते। अब ये साइकिल शुरू हो गया तो हो गया, अब आप इसको नहीं रोक सकते। और ये कहां तक जाएगा, इस बारे में दुनिया के नेता अपने अपने लोगों से कुछ बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। पर ये 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री पता नहीं कहां तक जा सकता है। बात करनी भी व्यर्थ है, क्योंकि वो बात करने के लिए कोई बचेगा नहीं। हम बहुत नाजुक लोग हैं, विशेषकर जो हमारी मनुष्य प्रजाति है, होमो सेपियंस। एक बहुत नैरो टेम्परेचर रेंज के भीतर ही हम जी सकते हैं। हम जंगल पर आश्रित नहीं है, हमें फसलें उगानी होती हैं। वो जो हमारी फसलें हैं वो भी कुछ खास जगहों पर ही उगती हैं, कुछ खास तरीके की वो बारिश मांगती हैं, कुछ खास तरीके का वो तापमान मांगती हैं। वो ये भी मांगती हैं कि अगर हवा भी चले तो कितनी चले, कितनी ना चले, बारिश हो भी तो किस मौसम में हो, किस मौसम में ना हो। तो इंसान बहुत जबरदस्त तरीके से आश्रित है प्रकृति पर, और आबादी भी हमने इतनी बढ़ा ली है कि उसको खिलाना एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे ही ये साइकिल सक्रिय होते हैं कि उसकी चर्चा नहीं करी जाए तो बेहतर है। और साइकिल्स पर आते हैं बहुत सारे। बर्फ की बात हम कर रहे हैं तो परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट साइबेरिया, अलास्का, कनाडा, इन जगहों की वो चट्टान होती है या मिट्टी होती है जो लगातार जमी ही रहती है। और जब ये जमी रहती है तो ये अपने भीतर बहुत सारा कार्बन रोके रहती है, बांधे रहती है। परमाफ्रॉस्ट में कितना कार्बन है? जितना पृथ्वी के पूरे वातावरण में कार्बन है उससे 2 गुना। लेकिन ये अभी तक सिक्वेस्टर्ड था, बंधा हुआ था, लॉक्ड था। क्यों लॉक्ड था? क्योंकि इसके ऊपर बर्फ चढ़ी हुई थी। इसके ऊपर बर्फ चढ़ी थी। जैसे जैसे बर्फ पिघलती जा रही है, ये कार्बन ऑक्सीजन
के संपर्क में आता जा रहा है और एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रिलीज होता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनके। जब ऑक्सीजन मिल जाता है ऑर्गेनिक मैटर को, तब तो फिर भी कम नुकसान होता है, उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन जब वो ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में है, चट्टान में है, जब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उसका एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है और तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, तब मीथेन बनती है। और मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 85 गुना होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 85 मॉलिक्यूल्स जितनी हीट ट्रैप करेंगे उतनी हीट मीथेन का एक अकेला मॉलिक्यूल करता है। ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये पिघल रहा है और बहुत तेजी से पिघल रहा है, और इसके पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही वातावरण में रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात ये? और इसको आप रोक नहीं सकते। उसने एक बार पिघलना शुरू किया तो क्या करेगा वो? हवा में क्या डालेगा? मीथेन। और मीथेन जैसे ही जाएगी वातावरण में, वो क्या करेगी? और तापमान बढ़ाएगी। जब और तापमान बढ़ाएगी तो परमाफ्रॉस्ट और पिघलेगा। जब और पिघलेगा तो वातावरण में और क्या जाएगी? मीथेन। जब वो जाएगी तो और तापमान बढ़ाएगी तो और पिघलेगा। इसको आप रोक नहीं सकते। आप नेट जीरो कर भी दीजिए तो भी ये नहीं रुकेगा। अब नेट जीरो का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटी से हम अब कोई अतिरिक्त एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं जोड़ेंगे। आप मत भी जोड़ो तो भी ये साइकिल सक्रिय हो गया तो अब पछताए होत क्या? अब आपको जो करना है कर लो। तापमान तो अब इसको बोलते हैं रन अवे क्लाइमेट चेंज, जिसको आप रोक नहीं सकते। इसी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कार्बन बॉम्ब, जिसको आप रोक नहीं सकते। उसका चेन रिएक्शन होता है। अब वो शुरू हो गया तो अब हो गया, आप उसको नहीं रोक पाओगे। इसी तरह से होते हैं पीटलैंड्स। पीटलैंड्स क्या होते हैं और क्यों उनकी बात कर रहे हैं? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के बाद सबसे ज्यादा कार्बन इन्होंने ही अपने भीतर हमेशा दबा रखा होता है। ये कौन सी जगह होती हैं? वेटलैंड्स जानते हैं ना आप? वेटलैंड्स क्या होते हैं? फ्लडेड जगह है, जहां पर जमीन के ऊपर या पत्थरों पे, मिट्टी पे या ऑर्गेनिक मैटर पे लगभग हमेशा पानी चढ़ा रहता है। लगभग हमेशा वहां पर पानी चढ़ा रहता है। जब वहां लगभग हमेशा पानी चढ़ा रहता है तो वहां पर ऑक्सीजन कम रहती है ना। ऑर्गेनिक मैटर है और उसके ऊपर लगातार पानी चढ़ा हुआ है, जैसे वेटलैंड होता है। तो अब जब पानी चढ़ा हुआ है तो नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे ऑक्सीजन तो बहुत मिलेगी नहीं, कि मिलेगी? थोड़ी बहुत मिलेगी, वो भी जो पानी में घुली रहती है। तो उसका जो डिके होता है वो एनारोबिक होता है। बहुत सारी वहां पर मीथेन स्टोर हो जाती है। कितनी मीथेन स्टोर करते हैं पीटलैंड्स? पृथ्वी के सारे जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पीटलैंड्स में स्टोर्ड है। और ये जो पीटलैंड्स हैं इनकी ड्राइंग हो रही है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है ये सूखते जा रहे हैं। सूखने के कारण सिर्फ यही नहीं है कि पृथ्वी गर्म हो रही है, ये भी है कि आप वहां पर जाकर के अर्बन डेवलपमेंट कर देते हो, या जो पीट होती है उसके कई तरीके के इस्तेमाल होते हैं। हॉर्टिकल्चर में होता है, फ्यूल में होता है, आप वो पीट निकाल लेते हो। तो ये पीटलैंड सूखते जा रहे हैं। तो पानी के नीचे जितनी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दबी हुई थी, अब वो क्या हो रही है? वो एक्सपोज हो रही है। वो एक्सपोज हो रही है तो कहां जा रही है? वो वातावरण में जा रही है। जब वातावरण में जाएगी तो तापमान को और बढ़ा रही है। जब और बढ़ा रही है तो ये जो पीटलैंड है ये और ज्यादा सूख रहा है। और इनमें से
परमाफ्रॉस्ट से और पीटलैंड से इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जितनी कि ह्यूमन एक्टिविटी से तो कभी निकल भी नहीं सकती। ह्यूमन एक्टिविटी से इतनी निकली है कि इंडस्ट्रियल एज आने के बाद से 1750 से अभी तक हमने 280 ppm से लगभग 430 ppm कर दिया है। ये हमारा काम है। पर ये करके हमने एक ऐसे दानव को जगा दिया है जो हमारी एक्टिविटी से कहीं ज्यादा कार्बन अब एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है, और ये सब कुछ शुरू हो चुका है। लेकिन दुनिया के नेता अपनी अपनी जनता से ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये बात छुपाई जा रही है। क्यों छुपाई जा रही है? क्योंकि कार्बन एमिशन टारगेट्स अगर आपको मीट करने हैं तो आपकी जो विकास की अवधारणा है और जिस तरीके के चुनावी सपने बेचे जाते हैं जनता को, वो रोकने पड़ेंगे। तो कोई नेता खुल करके अपने देश की जनता को नहीं बता रहा है कि आप प्रलय के कितने पास आ चुके हैं, कोई नहीं बता रहा। अमेरिका में जैसे नेताओं ने तो 2020 में बाहर ही कर दिया था अमेरिका को पेरिस समझौते से ही, फिर वो वापस किया 2021 में। पर वो अभी भी यही कह रहे हैं कि नहीं, हम मानते नहीं कि एंथ्रोपोजेनिक है क्लाइमेट चेंज। जहां मान भी लिया गया है वहां मैंने आपको बताया ही कि जो राष्ट्रीय लक्ष्य हमने चुने हैं रिडक्शन के, वो कितने बचकाने हैं। जैसे चुटकुलाओ कि उन लक्ष्यों को पा भी लो तो हमने क्या कहा, कितना परसेंट रिडक्शन हो जाएगा? 2%। और करना कितना था? 45%। कोई नेता, कोई राजनेता अपने देश से सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये जो सच है ये बहुत बहुत कड़वा होगा। ये सच हमसे कहेगा कि अपने बाकी सारे धंधे छोड़ो, अपनी बाकी सारी वरीयताएं पीछे रखो। सीधे सीधे तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है। खासकर अगर तुम अभी युवा हो और तुम्हारे बच्चे वगैरह हैं तो तुम अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नर्क की आग छोड़ के जा रहे हो। आज तुम्हारे बच्चे को जरा सी धूप लग जाए या गर्मी लग जाए तो तुम कहते हो अरे अरे ये क्या हो गया। बिजली चली जाए, एसी ना चले, तुम्हारा बच्चा परेशान हो जाता है और तुम अपने बच्चे के लिए सीधे सीधे हेल फायर छोड़ के जा रहे हो। लेकिन ये बात कोई नेता बताएगा नहीं, मीडिया ऐसा कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि कवर करने का मतलब होगा कि जलजला सा आएगा बिल्कुल। तो सब बिल्कुल एक फूल्स पैराडाइज में है। फूल्स पैराडाइज समझते हैं? बेवकूफ आदमी जो सोच रहा है सब ठीक है। और वो सिर्फ बेवकूफ ही नहीं है, वो बेईमान भी है। इस कदर बेईमान है कि अगर कोई आके उसको सच बताए तो सच को अस्वीकार करेगा और सच बताने वाले का ही मुंह नोच लेगा। ये चल रहा है पूरी दुनिया में, भारत में भी। एक मजेदार बात, 4-5 कर्व्स हैं, ये आप लोग अपने लिए एक्टिविटी की तरह करिएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, concentration of atmospheric CO2, global GDP growth, global industrial production, और obviously atmospheric temperature rise। इनके कर्व्स अगल बगल रख के देखिएगा क्या पता चलता है। इनके सबके दुनिया की जीडीपी ग्रोथ, दुनिया की जनसंख्या ग्रोथ और दुनिया की कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर की राइज, ये सारे कर्व्स जब आप अगल बगल रख के देखेंगे 1750 से लेकर के 2020 तक, तो आपको क्या दिखाई देगा? ये सारे कर्व्स बिल्कुल एक है, एकदम एक है। बात बहुत सीधी है। दो चीजें हैं जो मार रही हैं हमारे ग्रह को, हमारी प्रजाति को, सारी प्रजातियों को। पहला जनसंख्या और दूसरा कंजम्पशन, पॉपुलेशन एंड कंजम्पशन। इतना सीधा मामला है, बहुत ज्यादा इसमें साइंस चाहिए भी नहीं है। हमारी स्पीशीज ने अपनी आबादी बढ़ा बढ़ा के और भोग भोग के सब कुछ बर्बाद कर डाला।
जाहिर सी बात है, अगर कुछ समाधान अभी भी हो सकता है, जिस हद तक अब संभावना बची है, वरना एक बार फीडबैक साइकिल सक्रिय हो गए तो बचने की संभावना कम होने लग जाती है। अगर कुछ संभावना अभी भी है बचने की, तो वो यही है कि यही दोनों चीजें कम करो। क्या? आबादी और कंजम्पशन। और आबादी और कंजम्पशन भी दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो दोनों इंसान की एक ही वृत्ति से निकलती हैं। क्या? भोगो। भोगो। जो मूल अहंता है, जो गहरा अज्ञान है, वही ये दोनों काम कराता है। और इसीलिए जो लोग ये काम करते हैं अक्सर दोनों काम करते हैं। नहीं मिलेगा व्यक्ति जो दोनों में से एक ही काम कर रहा है। आम आदमी की दोनों ख्वाहिशें होती हैं, हम बहुत सारे हो जाएं और हम बहुत सारा भोगें, क्योंकि ये दोनों ख्वाहिशें एक ही है। लेट मी कंज्यूम एंड लेट मी कंज्यूम from as many hands, as many bodies, as many mouths as possible. आपकी संस्था जो काम कर रही है वो समाधान है, वो एकमात्र समाधान है। और ये बहुत विवशता की स्थिति होती है जब आप जानते हो कि समाधान क्या है, पर उस समाधान को कार्यान्वित करने का, एग्जीक्यूट करने का आपके पास कोई तरीका नहीं होता। मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं आपको बता रहा हूं बार बार, जितने तरीकों से हो सके। उसके अलावा न तो नीति निर्धारण में मेरा कोई दखल है, ना आपके निर्णयों पर। एक ही तरीका है, जैसे आपने समझा वैसे ही कोई और समझ पाएगा। और अगर कोई वैसे ही समझेगा जैसे आपने समझा, उसी माध्यम से, उसी जरिए से, तो आपको उसको वहां ही लाना पड़ेगा जहां आप खड़े हो। अब आप चाहो तो ये सोच लो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूं, मुझे अपना कोई भव्य मकान बंगला बनवाना है, या आप ये सोच लो कि यही एकमात्र समाधान है जो मुझे दिख रहा है, आपको पूरी जान लगा के लोगों को गीता में लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप ग्राहक हो और संस्था की दुकान है, आप आए, आपने यहां से चीज खरीद ली और आप चले गए हो। नहीं नहीं नहीं, जो ये बात हो रही है अगर समझ में आ रही है तो जाओ और लोगों को लेकर के आओ, उन्हें पकड़ पकड़ के सत्र दिखाओ, भागने मत दो। और नहीं कोई तरीका है। जब तक ये 100-150 लोग ही संस्था की आवाज हैं और हाथ पांव हैं, तब तक काम में बहुत गति नहीं आ पाएगी। और इन 100-150 लोगों को भी बहुत विरोध झेलना पड़ता है, आप लोगों से ही। तो ये भी टूट टूट करके फिर बिखरते हैं। ये संख्या बढ़े तो फिर इनमें विरोध को झेलने का दम भी बढ़े। अभी तो इनको ये दिखाई देता है कि इट्स अस वर्सेस द वर्ल्ड, इट्स द 150 ऑफ अस वर्सेस द एंटायर वर्ल्ड। मेरी दृष्टि में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हो सकता है कि मैं गलतफहमी में हूं, बिल्कुल हो सकता है, पर जितना मैंने इस मुद्दे को समझा है, आपको मैं बहुत ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं, जितना 1 घंटे में समझाया जा सकता है। पर इसमें गहराई में भी जाकर के दुनिया में और जितने तरीके के काम हो रहे हैं उनको भी देखा है कि क्या पता वहां पे कोई समाधान संभव हो, कहीं कोई समाधान नहीं है। एक स्टार्टअप है अभी, वो कह रही है कि हम डीकार्बनाइज कर देंगे एटमॉस्फेयर को। उसके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा तो पता चला कि ये जो कर रहे हो पूरा नकली काम है, कुछ नहीं होने का इससे। बस फंड्स इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, और इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाल देंगे, कुछ कर देंगे। एकमात्र समाधान जो मुझे दिखाई दिया, जो काम करता है, कर रहा है, और हमारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। मैं अगर उन लोगों को लूं जो सचमुच मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका जो पर कैपिटा एमिशन है, उनके वो सारे काम हैं जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कम से कम 70-80% कम हो जाते हैं। तो मेरे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है। जो गीता में आता है वो इस ग्रह के लिए, सभी प्रजातियों के लिए वरदान बन जाता है, मैं जानता हूं। और ये सिद्ध होता है, लगातार सिद्ध होता है। लेकिन वो संख्या बहुत छोटी है, सारी समस्या संख्या की आ रही है।
द नंबर्स, द रिसोर्सेज एंड द नंबर्स, वहीं पे सब अटक जा रहा है। जो जानते हैं संस्था को, उन्हें ये बोलते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं होती कि आपकी संस्था इस वक्त दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रही है, और शायद हम अकेले हैं जो उस काम को उस तरह से कर रहे हैं कि सफलता मिल रही है, लेकिन ये जरूरी काम बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि बाकी लोग कहते हैं कि काम संस्था का है, हमारा थोड़ी है। आप जाने अपने आप को संस्था का ग्राहक समझते हैं, क्या समझते हैं मालूम नहीं। मत करो भाई संस्था के नाम पर, अपने नाम पर कर लो, पर करो।